अच्छा तो दोस्तों हमने आईसीटी हम पढ़ रहे थे और आईसीटी में हमने इसके एक भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आईसीटी में हमने सबसे पहले आईसीटी की फुल फॉर्म जानी, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने इसकी फुल फॉर्म जानी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हमने इसमें ये जाना था कि आईसीटी आईटी प्लस सीटी दो शब्दों से मिलकर बनाए। आईटी का मतलब होता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हमने कंप्यूटर का अर्थ जाना कि कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसी के साथ अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन जानी थी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करके प्रोसेसिंग करते हुए आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ क्या की जाती है? इनपुट की जाती है। इनपुट के बाद में उसमें क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस होने के बाद में उसका हमारे को रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। हमने ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना। इसी के साथ कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक किनको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। साथ ही में हमने कंप्यूटर के भागों के बारे में बात की थी कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया। इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में जाना कि हार्डवेयर के मुख्य भागों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें सीपीयू है, मॉनिटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज। और इसी के साथ में हमने इनकी जो सीपीयू है, सीपीयू की कार्यप्रणाली को जाना था कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के साथ में हमने इसकी फुल फॉर्म जानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ पढ़ लिया। सीपीयू के दोनों भाग हमने पढ़े थे कि सीपीयू के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सीयू, एक होता है एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट और एयू की फुल फॉर्म भी हमने पढ़ ली अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू की क्या कार्यप्रणाली है, क्या काम आता है? ये इसको नियंत्रण इकाई कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नियंत्रण इकाई कहा जाता है। साथ में जो कि अंकगणितीय जो गणनाएं होती हैं वह किस में होती हैं? वह एएलयू में होती हैं। इसी के साथ में हमने कीबोर्ड का हार्डवेयर में कीबोर्ड को पढ़ा। कीबोर्ड में 101 से लेकर 108 तक कुंजियाँ होती हैं, किंतु स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होती हैं। जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड होगा उसमें कितना? 101 की होगी। ये हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक हमने जान लिया। साथ में हमने कीबोर्ड की विभिन्न कीज़ के बारे में पढ़ा, माउस में पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और मॉनिटर के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा। और आज हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर। क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज अपनी क्लास कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। और बाकी पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा एजुकेशन पर जाएं और इससे पहले वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर को जानते हैं, प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह। सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो गई प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। निर्देशों का व्यवस्थित समूह कोई सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को निम्न प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद ही कोई हार्डवेयर काम करता है तथा अन्य सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता प्रदान करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, iOS, मैक जो कि एप्पल में काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कार्य करते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हमें प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करने के बाद ही कोई हार्डवेयर को
रनिंग रूप में लाते हैं। हार्डवेयर इनके इंस्टॉलेशन से पहले कार्य करने में सक्षम नहीं होते, और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में MS विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैक, एप्पल इत्यादि। भाषा अनुवादक भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझता है और उन मशीनी भाषा में अपने प्रोग्राम को चेंज करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें तो असेंबलर, ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी या मशीनी भाषा को ही समझ पाता है। जो इनको मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? असेंबलर। इसी के साथ यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होते हैं, जो कि एंटीवायरस हैं, क्लिपबोर्ड, इसके अलावा बायोस, लिंकर, लोडर, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के भेद हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर सॉफ्टवेयर यूजर के कार्यों को आसान करता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के कार्यों को आसान करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो यूजर के माध्यम से कार्य करते हैं और यूजर इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अपने कार्यों को काफ़ी आसान कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें जैसे कि MS पावर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, MS एक्सेल, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर के कार्यों को आसान कर देते हैं। इनके माध्यम से यूजर अपने कार्यों को आसानी से कर पाता है। जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पूरा जिसको MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, ये जो कि MS ऑफिस के पार्ट हैं, क्योंकि इसमें ये सारी तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम उसमें MS पेंट को ले सकते हैं, जिसमें कि यूज़र आसानी से अपने कार्यों को आसान कर पाता है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र कौन कौन से हो? जैसे गूगल क्रोम, UC ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मोज़ेक, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटशॉप, ये सभी क्या है? वेब ब्राउज़र। और इन वेब ब्राउज़र की बारे में आप अच्छी तरह जान लें, क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वेब ब्राउज़र नहीं है। नहीं तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर केवल MS पेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कौन शामिल है? MS एक्सेल शामिल होता है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा नेविगेटर, सफारी, मैथॉन, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले एक वेब ब्राउज़र था, उसको अभी किस नाम से जानते हैं? अभी उसको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, अब इनके बारे में जानते हैं। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदना पड़ता है, जिनको परचेज करना पड़ता है, यानी कि खरीदना पड़ता है, उनको कौन से? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो कि प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे थे। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे MS विंडो, MS ऑफिस इत्यादि। शेयरवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक निश्चित समय के लिए फ्री दिया जाता है, उनको शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। हम भी यूज़ लेते हैं, जो कभी हम डाउनलोड करते हैं तो उन पर लिखा होता है कि 7 डेज ट्रायल, 15 डेज ट्रायल, 1 डेज ट्रायल। ऐसे सॉफ्टवेयर जो निश्चित समय के लिए फ्री दिए जाते हैं, उनको शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयरों के प्रकार में फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। हमने पहला प्रोप्राइटर पढ़ लिया, प्रोप्राइटर को खरीदना पड़ता है। दूसरा शेयरवेयर पढ़ा, शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो निश्चित समय के लिए फ्री दिए जाते हैं। और अगले सॉफ्टवेयर, जो तीसरा सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे हैं हम, फ्रीवेयर, जो कि पूरी तरह फ्री होती है यूजर के लिए। इस पर कोई भी परचेजिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और बिल्कुल फ्री रूप से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। मेलवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो हानि पहुँचाते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हानि पहुँचाते हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मेलवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं जैसे एंटीवायरस, जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसके अलावा सॉफ्टवेयरों में एक मेलवेयर सॉफ्टवेयरों को बग, सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बग। सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। डिबगिंग, सॉफ्टवेयर में जो कमियां आई है या जो त्रुटियां आई है उनको ढूंढना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। ये प्रत्येक लाइन में, हर लाइन से प्रश्न बनता है कि डिबगिंग क्या कहलाती है, कि जो कि
कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में आई हुई कमियों को ढूंढना क्या कहलाता है? ढूंढना या हटाना डीबगिंग कहलाता है। बग क्या होती है तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका अपना उत्तर होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में आई हुई त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामों के निर्देशों को लिखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल हार्डवेयर पर आधारित होती हैं, हाई लेवल हार्डवेयर पर स्वतंत्र रूप से काम करने वाली भाषा। लो लेवल जो भाषा होती है हार्डवेयर पर आधारित होती है, ये दो प्रकार की होती है, बाइनरी और मशीनरी। एक मात्र भाषा जिसे कंप्यूटर सीधा समझ सकता है, और ये होती है 0 और 1। असेंबली भाषा, संकेतों का यूज होता है इसमें। असेंबली भाषा में किसका संकेत होगा? असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी अथवा मशीनी भाषा में चेंज करने का काम करता है। हाई लेवल हार्डवेयर पर स्वतंत्र रूप से काम करने वाली भाषा, जैसे C++, जावा, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, SQL, ये सभी कैसी भाषाएं हैं? ये असेंबली भाषाएं हैं, जो हाई लेवल भाषाएं हैं और हार्डवेयर पर स्वतंत्र रूप से काम करने वाली भाषाएं हैं। इंटरप्रेटर ये एक लाइन का अनुवाद करता है। ट्रांसलेट टू लाइन मतलब ये लाइन टू लाइन अनुवाद करता है। कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल को निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल मशीनी भाषा में बदलता है, परिवर्तन करने का काम करती हैं। इंटरप्रेटर का और कंपाइलर ये दोनों एक उच्च स्तरीय भाषा को लो लेवल मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलने या परिवर्तन करने का कार्य करती हैं। कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करें तो कंप्यूटर की अब तक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 जनरेशन आ गई। प्रथम जो जनरेशन थी 1942 से 1953 के मध्य, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। इनएक्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1954 से 1963 तक सेकंड जनरेशन इसकी है, जो ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते हैं। यूनिवेक फर्स्ट व्यवसायिक कंप्यूटर बना। और जो तीसरे जनरेशन की जो कंप्यूटर है 1964 से 75 में, जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया और बेसिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। 1976 से 89 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए, जो कि वीसी प्रकार के थे। माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज लिया जाने लगा। और 1990 से अब तक जो कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो ULSI पद्धति पर कार्य करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर है CRAT फर्स्ट, और भारत का प्रथम जो कि बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर है परम 800। सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज की बात करें तो विश्व का प्रथम सबसे तेज कंप्यूटर है FPGA-Ku, जो कि जापान का है। और भारत का प्रथम सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि हैं। इनका प्रयोग अनुसंधान आविष्कार में किया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए हमसे कि विश्व का प्रथम सबसे बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, भारत का कौन सा है, सबसे तेज विश्व का कौन सा है, भारत का कौन सा है, और सुपर कंप्यूटर का मुख्य रूप से प्रयोग किसमें लिया जाता है, तो अनुसंधान और आविष्कार में इसका प्रयोग लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं हम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अधिक डेटा का स्टोर करने में, क्योंकि यदि ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है, जो जैसे कि रेलवे, बैंक में इनका उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं, और इसे छोटे क्षेत्रों में सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनमें मिनी कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। जैसे कि इसको पोर्टेबल भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह हमने कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जाना। इसी पे आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? जैसे लैपटॉप। अब पोर्टेबल का मतलब है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में आसानी हो, वैसी डिवाइस पोर्टेबल डिवाइस कहलाती है। हाँ, हम लैपटॉप को आसानी से ले जा सकते हैं, टैबलेट को ले जा सकते हैं। हमने माइक्रो कंप्यूटर के रूप में PDA को पढ़ा था। किंतु डेस्कटॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जाते, क्योंकि डेस्कटॉप के साथ में उसके साथ में CPU वगैरह बाकी उसकी अन्य डिवाइसेज होती हैं। तो सभी डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं ले जा सकते। इसका राइट आंसर होगा D।
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम जिसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, वायर बेस और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन का कार्य क्या है कि कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब वायर बेस जो कि ट्विस्टेड पेयर जो कि केबल के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, वायर बेस, यानी कि वायर के साथ में जुड़ने वाली डिवाइसेस। जो ट्विस्टेड पेयर होता था पहले कोक्सियल केबल, और वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्तमान में उपयोग लिया जाता है, जो कि वायर बेस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिया जा रहा है वर्तमान में। और वायरलेस से सूचना, जैसे कि ब्लूटूथ से सूचनाएं हम बिना किसी वायर के कनेक्ट करवाए हुए एक दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे वाईफाई का उपयोग भी हम बिना वायर के सूचनाओं का आदान प्रदान करने में काम में लेते हैं। वाई का मतलब वायरलेस, फाई का मतलब फिडेलिटी। इसी प्रकार वाईफाई की तरह ही काम करने वाला एक और लाईफाई होता है, और लाईफाई मतलब लाइट फिडेलिटी। इसको भी वायरलेस डिवाइस के रूप में काम लिया जाता है। टीवी को भी आज हम सीधा बिना वायर कनेक्ट करवाए हुए डिश टीवी, जो कि हम सीधा वायरलेस रूप से हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक करवाया जाता है। रेडियो भी एक बिना किसी वायर के वायरलेस डिवाइस के रूप में यूज़ लिया जाता है। वाईमैक्स टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो कि हम वीसी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को, ये सभी वायरलेस माध्यम होते हैं कम्युनिकेशन के। हम जानेंगे नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या है। अब नेट का अर्थ होता है जाल। नेट का अर्थ होता है जाल। दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में डेटा संचार तथा उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी है तो आपस में सहयोग या जुड़ना ही क्या कहलाता है, जाल। विश्व का प्रथम नेटवर्क ARPA विश्व का प्रथम नेटवर्क। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा है, ARPANET। ऐसे एडवांस्ड आर रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि ARPANET की फुल फॉर्म है। नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पेन, दूसरा होता है लेन, तीसरा होता है मेन, चौथा तो 4 नंबर का है वेन। अब देखो ये नेटवर्कों की कार्यप्रणाली जानते हैं। पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे कम है, जैसे ब्लूटूथ को हम नेटवर्कों के जो पेन प्रकार के पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आसपास के क्षेत्र में कुछ दूरी तक कार्य करता है। अब लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र, जैसे कि कंपनी में कार्य वाईफाई के माध्यम से जैसे सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं, तो एक कंपनी में कोई कार्य करना हो तो लेन प्रकार के नेटवर्क काम में लिए जाते हैं। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये शहरी क्षेत्रों में काम लिए जाते हैं, जिसमें केबल टीवी इसका एग्जाम्पल हैं। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, ये विश्व स्तर पर काम लिया जाने वाला नेटवर्क का प्रकार है, जो कि हम इंटरनेट के रूप में हम कार्य लेते हैं। तो प्रश्नों में एक तो नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पेन, लेन, मेन, वेन। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेन। हमसे पूछा जा सकता है कि पेन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, और इसके उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम ब्लूटूथ को ले सकते हैं, जो कि हम खुद भी यूज़ लेते हैं हम अपने भौगोलिक क्षेत्र आसपास के एरिया में। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका कंपनीज में काम लिया जाता है वाईफाई के रूप में, इसको समझा जा सकता है। जैसे मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि केबल टीवी के रूप में काम लिया जाता है। इंटरनेट, जो कि विश्व स्तरीय है, जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ये वेन का उदाहरण है। इंटरनेशनल लेवल का पब्लिक नेटवर्क है, जिसका यूज़ ग्लोबल कम्युनिकेशन हेतु किया जाता है। इंटरनेट का, जो कि विश्व में एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ग्लोबल रूप से जुड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। भारत में 15 अगस्त 1995 BSNL द्वारा सबसे पहला इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में BSN, MTN, रिलायंस, जियो, एयरटेल और अन्य प्रकार के जो जितने भी प्रोवाइड करवाने वाले कंपनीज हैं, उसको हम ISP के नाम से जानते हैं। इंटरनेट सभी सूचनाओं को वेब पेज के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
जिसके संग्रहण को वेबसाइट कहते हैं। वेब डिजाइनिंग के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है जिसे HTML। अब वेब डिज़ाइन के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, प्रयोग लिया जाता है, जो HTML भाषा है उसका वेब डिज़ाइनिंग में काम लिया जाता है, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज कहा जाता है। इंटरनेट पर सर्विस एक वेब सर्वर के माध्यम से दी जाती है जिसे www तीनों एक W का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। HTML की खोज किसने की थी? टिम बर्न ने। किसने की थी? टिम बर्न ने। WW की खोज टिम बर्नर्स ली, दोनों की खोज ही टिम बर्नर्स ली ने की है। इंटरनेट पर सूचनाओं का उपयोग लेने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है, जो कि वेब ब्राउज़र के बारे में हमने ऊपर देखा था कि कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं को ढूंढने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पेज को एक यूनिक एड्रेस से जाना जाता है जिसे वेब एड्रेस कहते हैं। और वेब एड्रेस कैसा होता है? जैसे http://www.google.com। www प्रोटोकॉल नियमों की श्रृंखला है। गूगल जो कि होस्ट नेम है, .com डोमेन नेम है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म। सिंपल मेल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। फाइल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। वेबसाइट का प्रकार जैसे .com, .gov, .org जो कि वेबसाइट्स के पीछे लगा होता है। .com मतलब कमर्शियल, .com का मतलब होता है कमर्शियल, .gov मतलब गवर्नमेंट और .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। जो कि वेबसाइट हम देखते हैं उनके पीछे किसी पे .com लिखा होता है, किसी पे .gov लिखा होता है, किसी पे .org लिखा होता है। जिसमें .com लगा होता है वो कमर्शियल साइट होती है, जिस पे .gov लिखा होता है गवर्नमेंट साइट होती है, और जिस पे .org लिखा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइट होती है। पैक्स मशीन किस प्रकार का उदाहरण है? सिंप्लेक्स डाटा का संचार एक ही दिशा में। आप डिप्लेक्स, इसमें डाटा का संचार दोनों तरफ एक समय में एक तरफ, जैसे पैक्स मशीन, पुलिस, वॉकी टॉकी। अब प्रश्न हमारा था कि पैक्स मशीन किस प्रकार का उदाहरण है? सिंप्लेक्स है, आप डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स डाटा का संचार एक ही समय में दोनों तरफ, जैसे टेलीफोन, ब्रॉडकास्ट। इनमें से कोई नहीं, तो इसका अपना आंसर होगा बी, क्योंकि सिंप्लेक्स जो डिवाइसेज होती हैं वो डाटा का संचार एक ही दिशा में करती हैं, जैसे टीवी और रेडियो। टीवी पर हम देख ही सकते हैं, उसको वापस हम उस पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार रेडियो पर भी सीधा हमारे को प्रसारण मिलता है, वो एक ही दिशा में होता है। जो एक ही दिशा में प्रसारण होता है उनको क्या कहते हैं? एक ही दिशा में हो रहे प्रसारण को कहते हैं सिंप्लेक्स, डाटा का संचार एक ही दिशा में। आप डुप्लेक्स मतलब डाटा का संचार दोनों तरफ लेकिन एक समय में एक तरफ। पैक्स मशीन और पुलिस वॉकी टॉकी, क्योंकि जो आप डुप्लेक्स होते हैं ये दोनों तरफ करते हैं पर एक समय में एक बार। जैसे कि पैक्स मशीन पर कोई भी सूचना दूसरी जगह भेजते हैं तब वो एक तरफ काम करती हैं। वो कार्य समाप्त होने के बाद दूसरी तरफ वाला उसको, जैसे पैक्स यहाँ से यहाँ भेजा तो उस पैक्स को यहाँ भेजने के लिए वो एक दिशा में इधर काम किया, किंतु यहाँ पर सूचना प्राप्त होने के बाद उसी सूचना को वापस यहाँ दूसरी सूचना भेजने के लिए उपयोग में लिया जाता है। काम तो दोनों तरफ कर रहा है किंतु एक समय में एक तरफ किया जा रहा है, इस कारण से इसको आप डुप्लेक्स कहते हैं। आप डुप्लेक्स। इसी प्रकार फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? डाटा का संचार एक ही समय में दोनों तरफ। अब दोनों तरफ इसमें आप डुप्लेक्स के उदाहरण देखे थे हमने, जैसे पैक्स मशीन देख लिया। पैक्स मशीन के अलावा हमने देखा पुलिस वॉकी टॉकी, पुलिस वॉकी टॉकी, ये भी आप डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स डाटा का संचार एक समय में दोनों तरफ, एक ही समय में दोनों तरफ, मतलब जैसे टेलीफोन और ब्रॉडकास्ट, दोनों में डेटा एक साथ दोनों तरफ कास्ट किया जाता है, इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। और हमारा प्रश्न था कि पैक्स मशीन किस प्रकार का है, तो पैक्स मशीन आप डुप्लेक्स हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंप्लेक्स कौन कौन से होते हैं, तो सिंप्लेक्स का उदाहरण टीवी रेडियो ले सकते हैं आप डुप्लेक्स में, जैसे पैक्स मशीन और पुलिस वॉकी टॉकी ले सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में जैसे कि टेलीफोन और ब्रॉडकास्ट को ले सकते हैं।
यूजर सर्वर से डेटा लेता है, यदि यूजर सर्वर से डेटा लेता है तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और सर्वर पर डालता है तो अपलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर आधारित सर्विस जैसे कि ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से सीखना ई लर्निंग कहलाता है। ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से सेवा या सूचना खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इसी प्रकार ई बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ये सब ई बैंकिंग के उदाहरण हैं। ऑनलाइन भुगतान करना ई बैंकिंग कहलाता है। ईमेल, जो इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजे जाते हैं उसको ईमेल कहा जाता है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जो ई कॉमर्स में हम देखते हैं कि ई कॉमर्स जो वाणिज्य व्यापार है, ई कॉमर्स ये 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। B2B मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस, ये जैसे कि उदाहरण alibaba.com। B2C बिजनेस टू कस्टमर, जो कि एक बिजनेसमैन होता है, वो कस्टमर को क्या करता है कि खरीदता है, बेचता है कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे उदाहरण के रूप में फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अमेजन, फ्लिपकार्ट। और C2C कस्टमर टू कस्टमर, कुछ ई कॉमर्स साइट ऐसी होती हैं जो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेचता है, जैसे कोई पुरानी वस्तु बेचनी है, नई वस्तु बेचनी है, सब वो कस्टमर टू कस्टमर है, नहीं कस्टमर ही कस्टमर को बेच देगा, जैसे कि उसके लिए अपने पास क्यूकर है और ओलेक्स इत्यादि। तो हमने ई कॉमर्स में ई लर्निंग, इंटरनेट पर आधारित सर्विस जैसे ई लर्निंग देखा, ई कॉमर्स देखा, इसके अलावा ई बैंकिंग, ईमेल और ई कॉमर्स के जो उदाहरण देखे B2B, B2C और C2C, यानी कि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि B2B किस काम में आते हैं, तो अपन B2B का उदाहरण भी पूछ सकता है। तो B2B उदाहरण में जैसे alibaba.com इत्यादि जो साइट्स हैं ना, वो B2B के उदाहरण है। बिजनेस टू बिजनेस जैसे B2C बिजनेस टू कस्टमर, इसका उदाहरण फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, इसका उदाहरण क्यूकर है, ओलेक्सा है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान। हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, इसमें स्पेस अलाउ नहीं है, ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे सेनिम 608 gmail@, यहाँ पर छूटा हुआ है @ जैसे सेनिम @gmail.com, तो इस पूरे एड्रेस में कहीं भी स्पेस अलाउ नहीं है। सब्जेक्ट, टेक्स्ट का विषय, सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट का विषय। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी। स्पाम, अवांछित मेल को स्पाम कहा जाता है, अवांछित मेल को स्पाम कहा जाता है। ईमेल को EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट चेंज भी कहते हैं, ईमेल को EDI के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट चेंज भी कहते हैं। निम्न में से एक यूजर को अधिकृत करने का साधारण माध्यम क्या है, यानी कि किस माध्यम से एक यूजर को अधिकृत किया जाता है, तो इसका साधारण माध्यम पासवर्ड होता है। किसी भी साइट्स को, किसी भी डिवाइस को ओपन करने के लिए हम पासवर्ड रखते हैं उसमें, तो ये पासवर्ड क्या है कि उसको किसी भी जो यूजर है उसको अधिकृत करने के लिए पासवर्ड एक साधारण माध्यम है, क्योंकि पासवर्ड जब भी वो अपना पासवर्ड लगाएगा उस साइट को खोल सकता है, उस एप्लीकेशन को खोल सकता है, क्योंकि कैप्चा तो बार बार चेंज होता है, कैप्चा बार बार चेंज होता है, कैप्चा हर बार अलग अलग प्रकार से खुलता है। OTG भी कोई साधारण माध्यम नहीं है, यूजर नेम ये भी कोई साधारण नहीं है, किंतु पासवर्ड क्या है, एक साधारण माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी यूजर को हम अधिकृत कर सकते हैं किसी भी डिवाइस या किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो हमने ये ICT का सेकंड वीडियो खत्म किया, इसकी नेक्स्ट श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।